नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। हम बात करें सीटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के इस सेशन में हम करेंगे 20 क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा और करने जा रहे साथी उनका कंप्लीट एनालिसिस। तो जो साथी अभी क्लास को देख रहे हो एक क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। चलो करें आज के इस सेशन की शुरुआत। और आज के इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है। अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारे दुर्ग बने हुए, अब उनके अंदर से एक दुर्ग ऐसा है जिसके दरवाजे के ऊपर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई। अब उसके बारे में आपको क्या है साथियों बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है। क्या चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की मूर्ति स्थापित की गई है? ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग के दरवाजे के ऊपर, या ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या इन तीनों के ऊपर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित की गई है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, सभी का आंसर सही आ रहा है, जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर। कौन से दुर्ग के ऊपर? जो जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है भाई साहब, जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर क्या है, जो दरवाजा है, जो जूनागढ़ दुर्ग का दरवाजा उसके बाहर जयमल मेड़तिया व पत्ता सिसोदिया की मूर्तियां स्थापित की गई है। अब फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में हम देखते हैं ना साथियों। तो जूनागढ़ दुर्ग है, ये कहां पर स्थित है? पहला क्वेश्चन यहां से आपका तैयार होता है कि जूनागढ़ कहां पे? जूनागढ़ भाई साहब कहां पे? बीकानेर के अंदर। कहां पे? बीकानेर के अंदर। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? इंपोर्टेंट यहां से होता है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाते हैं भाई साहब? राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जूनागढ़ से संबंधित कि जूनागढ़ फोर्ट है, इसका वास्तुकार कौन है, यानी इसकी डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो जूनागढ़ फोर्ट का वास्तुकार है भाई साहब कौन? करमचंद। वास्तुकार कौन है जूनागढ़ फोर्ट का? जूनागढ़ फोर्ट का वास्तुकार है करमचंद। करमचंद के द्वारा क्या किया गया था? जो जूनागढ़ फोर्ट है, जूनागढ़ फोर्ट का डिजाइन तैयार किया गया था साथियों, है ना। और कहाँ पे? जूनागढ़। जूनागढ़ बीकानेर के अंदर निर्माण राय सिंह के द्वारा करवाए जाते। अब देखो ये तो ये जूनागढ़, और अपने राजस्थान के अंदर एक दुर्ग और बना हुआ है, कौन सा? जूनागढ़ बना हुआ है। अरे भाई साहब यहाँ से कंफ्यूज होते हैं, नोट लगा लेना यहाँ से आप, है ना, कि जूनागढ़ तो है कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और पूछा जाता है जूनागढ़ के बारे में। किसके बारे में? जूनागढ़ के बारे में। और ये जूनागढ़ कहां पर है? जूनागढ़ है प्रतापगढ़ के अंदर। कहां पे है? प्रतापगढ़ के अंदर जूनागढ़ है। ये संबंधित बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? जूनागढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर है। कहां पे? राजसमंद के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम विधिवत रूप से आगे बढ़ते हैं साहब। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है, हवा महल से संबंधित पूछा है कि हवा महल है, हवा महल के वास्तुकार कौन है साहब? अब बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो हवा महल है, हवा महल के वास्तुकार कौन है। जब तक हम हवा महल से संबंधित बातें कर लेते हैं, किससे बातें करें? हवा महल से बातें कर लेते हैं साहब। अब हवा महल है, ये कहाँ पे बना हुआ है? हवा महल बना हुआ है कहाँ पे? जयपुर के अंदर। जो अपनी राजधानी है ना, कौन सी? जयपुर। वहां पर कौन सा महल बना हुआ है? हवा महल बना हुआ है। अब ये हवा महल है ना, ये कुल 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला भवन है। कितने मंजिला भवन है? 5 मंजिला। और ये 5 मंजिले ना, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम ध्यान रखना है? कि 5 मंजिले। 5 मंजिले कौन कौन सी, उनके बारे में ध्यान रखना है। श्रद्ध, विचित्र, विचित्र, रतन, प्रकाश, हवा। ये कुल 5 मंजिला भवन है, और पांचों मंजिलों का नाम आपको ध्यान रखना है। 5 मंजिल कौन कौन सी है? श्रद्ध, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। ये कितनी है? ये 5 मंजिले साहब, जिनका नाम आपको क्या रखना है? इनका नाम आपको ध्यान रखना है साहब। अब फिर हम हवा महल से संबंधित बातें करें ना, कि हवा महल से संबंधित और कौन कौन सी बातें हमको याद रखना। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो हवा महल है, इसका निर्माण के बारे में भी बहुत बार पूछा गया है, और आगे भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो हवा महल है, हवा महल का निर्माण करवाया जाता है सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। सवाई
प्रताप सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन था हमारा, हवा महल के वास्तुकार थे। क्या विद्याधर भट्टाचार्य हवा महल के वास्तुकार थे, या लालचंद उस्ता हवा महल के वास्तुकार थे, या विद्याधर चक्रवर्ती हवा महल के वास्तुकार थे, या ऑप्शन डी न्यूटन जैकब हवा महल के वास्तुकार थे। तो वास्तुकार कौन थे भाई साहब? वास्तुकार थे कौन? लालचंद उस्ता। अरे कौन थे भाई साहब? लालचंद जी कौन थे? हवा महल के उस्ताकार थे। और जो हवा महल है इसकी आकृति कृष्ण भगवान के मुकुट के समान दिखाई देती है। किसके समान? कृष्ण भगवान के मुकुट के समान हवा महल की आकृति दिखाई देती है। और इसके अंदर झरोखे के बारे में भी ध्यान रखना कि हवा महल है, हवा महल के अंदर कितने झरोखे हैं? तो 365 या 363 आपको देखने को मिल जाएंगे साथी। और इसका निर्माण कब करवाया जाता है? इसका निर्माण करवाया जाता है 1799 ईस्वी के अंदर। बहुत बढ़िया। निर्माण कब करवाया जाता है? 1799 ईस्वी के अंदर निर्माण करवाया जाता है साहब। चलो आगे बढ़े। हाँ, ये संबंधित बातें हवा महल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते साहब। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से असुमिलित युगम है। यहाँ पर कुछ युगम दे रखे हैं, यानी इधर तो दे दिया त्योहार, या मतलब माह दे दिया, और इधर दे दिया त्योहार। अब कौन सा त्योहार कब मनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर, और ये क्वेश्चन पहले एग्जामों के अंदर कई बार पूछे गए साहब आपसे ना। तो बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है। क्या चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, या ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत होता है, या श्रावण पूर्णिमा को हरियाली पूर्णिमा, यहाँ पर हरियाली पूर्णिमा नहीं है, यहाँ पर आएगी हरियाली अमावस्या, या पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो यहाँ पे पूछा है असुमेलित पूछा है। क्या पूछा है? असुमेलित पूछा है। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पहले क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखो यहाँ पे पूछा है असुमेलित पूछा है कि यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सर्वाधिक कंफ्यूज करते हैं एग्जाम के अंदर। एक तो पूछता है सत्य, एक पूछता है असत्य। सुमेलित कौन सा है? असुमेलित कौन सा है? सुमेलित कौन सा? इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है साथियों, एग्जाम के अंदर पूछता है। और इन्हीं क्वेश्चनों की ये जो ऑप्शन देता है ना आपको, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सत्य असत्य सुमेलित असुमेलित। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको गोला कर देना है कि देखो यहाँ पे दे दिया असुमेलित दे दिया। क्या दे दिया? असुमेलित दे दिया साहब। आप ढूंढो, जल्दी से ढूंढो इसके अंदर असुमेलित कौन सा है ना। क्या चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत होता है, या श्रावण पूर्णिमा को हरियाली अमावस्या होती है, या पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है साहब, है ना। बिल्कुल साहब, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होने जा रहा है साहब, है ना। अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राय को, दिल के अंदर थोड़ा सा जुनून जगाना पड़ता है। अरे पूछो चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, जब जाके घोंसला बनता है साहब। जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये भी बताइएगा सर हमको कि हरियाली ये आती है श्रावण पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? देखो जानना जरूरी है बहुत। अब श्रावण पूर्णिमा आती है, श्रावण पूर्णिमा को त्योहार आता है रक्षाबंधन का। अरे भाई साहब, कौन सा त्योहार आता है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है। भाई बहन का पवित्र बंधन कौन सा? रक्षाबंधन का त्योहार आता है ना। और जो यहाँ पर दिया है ना हरियाली अमावस्या, क्या है? यह हरियाली पूर्णिमा आती है, लेकिन हरियाली पूर्णिमा नहीं होती है, आती है हरियाली अमावस्या। कौन सी अमावस्या आती है? अरे भाई साहब, हरियाली अमावस्या आती है, हरियाली अमावस्या। अब यह हरियाली अमावस्या कब आती है? हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। कब आती है? श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को कौन सी त्योहार आता है? श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या का त्योहार आता है साहब। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये सबसे ये चैत्र पूर्णिमा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, यानी हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे आता है साहब। किसका बर्थडे आता है? हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे आता है। अरे आपका भी बर्थडे आता है ना, तो भगवान का बर्थडे क्यों नहीं आएगा? आना भी जरूरी है। और ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट सावित्री व्रत होता है, और पौष पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती मनाते हैं? शाकंभरी जयंती मनाते हैं साहब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात अगले क्वेश्चन की तरफ हम विधिवत रूप से आगे बढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बरी पड़ला क्या है? अब शादी से संबंधित आ गए साहब यहाँ पे, है ना। बरी पड़ला क्या है? सीधा एग्जाम के अंदर ऐसे पूछ लाएगा आपको कि बरी पड़ला क्या है। अब देखते हैं ऑप्शनों के बारे में। वर अथवा वधु पक्ष द्वारा ननियाल पक्ष को निमंत्रण भेजना, क्या बरी पड़ला है? या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना बरी पड़ला है? वर व वधु के पीठी चढ़ाना बरी पड़ला है? या ननियाल पक्ष द्वारा
लाए गए कपड़े व आभूषण बरी पड़ लाए, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर? इसका आंसर तो आपको ही बताना पड़ेगा साहब, है ना। जिसकी शादी हो गई, नई नई शादी हुई है, चाहे पुरानी शादी हुई, किसी भी प्रकार की शादी हुई है, लेकिन उन सबको पता है कि बरी पड़ला क्या है शादी। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल, है ना। हाँ, इसका तो राइट आंसर दोगे सही आपकी, कौन सा? ऑप्शन बी। यानी जो वर पक्ष है उसके द्वारा जो वधु पक्ष है यानी लड़के के द्वारा लड़के के घर पर कपड़े व आभूषण भेजना क्या कहलाता है? बरी पड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है रे भाई साहब? बरी पड़ला कहलाता है। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्याग की प्रथा कहलाती है। अब जैन धर्म के अंदर भी बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। अब जैन धर्म के अंदर एक प्रथा चलती है। क्या चलती है? जैन धर्म के अंदर एक प्रथा चलती है। उस प्रथा के अंदर क्या होता है? जिसको भी देह त्यागना होता है वो धीरे धीरे जो अन्न होता है अन्न को खाना छोड़ देता है और जल ग्रहण करना छोड़ता है, और धीरे धीरे देह को शरीर को त्याग देता है साहब। क्या? शरीर को त्याग देता है। अभी शरीर को त्यागने की प्रथा को क्या कहते हैं? यानी जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है साहब। अब वो कौन सी प्रथा कहलाती है? नोत्रा प्रथा कहलाती है, या संतारा प्रथा कहलाती है, या अनाला भोर भू प्रथा कहलाती है, या जीवनवार भोज कहलाता है साहब, है ना। अब जैन धर्म के अंदर अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे थे त्यागने की प्रथा कहलाती है संतारा प्रथा। अरे कौन सी प्रथा कहलाती है? संतारा प्रथा कहलाती है। संतारा प्रथा के अंदर क्या होता है? जैन धर्म के जो लोग होते हैं जिनको अपना देह शरीर त्यागना होता है, वह अन्न और जल को धीरे धीरे छोड़ देते और अपने देह को त्याग देते साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अरे इसका भी तो आपको राइट को आंसर आना चाहिए कि जो अपनी राजस्थानी संस्कृति की देखो बात ही न्यारी है। क्या है? बात ही न्यारी है साहब, है ना। जो अपने राजस्थान की संस्कृति है वो पूरे भारत के अंदर कोई से भी राज्य की संस्कृति नहीं है। यानी बहुत शानदार संस्कृति है अपने प्यारे राजस्थान, ये गुलाब जैसे राजस्थान के, ना, अलग अलग टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे अपने राजस्थान के अंदर। अरे राजस्थान के तो बारे में कुछ कहो नहीं, बात ही न्यारी है अपने राजस्थान की तो। अब राजस्थानी संस्कृति में क्या है? ओलंदी क्या है? एक शब्द आता है ओलंदी। अब भाई साहब ये ओलंदी क्या है इसके बारे में देखिए। अब ऑप्शन है, एक देसी खेल है। क्या ओलंदी एक खेल है? इसके बारे में भी देखेंगे। नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री ओलंदी है, या राजस्थानी लोकगीत है, विवाह का एक प्रकार है। अब अपने राजस्थानी में ओलंदी आती है। क्या आती है? ओलंदी। अब ये ओलंदी साहब न तो खेल है, न गीत है, न विवाह का प्रकार है, तो क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री क्या है? ओलंदी। अरे किसी की नई नई शादी होती है तो वह जो दुल्हन होती है, दुल्हन पहली बार ससुराल जाती है ना, यानी फेरे पड़ने के पश्चात ससुराल जाती है, तो उसके साथ क्या है? एक लड़की जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। जो अपनी भाषा के अंदर, अपने गाँव की भाषा के अंदर उणीदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उणीदी के नाम से जाना जाता है ना। एग्जाम के अंदर इसे सेधु क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली लड़की ओलंदी है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, बारात जाने के बारात जाने के पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत व खेल को कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं साहब, है ना। अब क्या ओलंदी कहते हैं, या रंगबरी कहते हैं, या टूटिया कहते हैं, या जेवड़ी कहते हैं? अब भाई साहब बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब क्या होता है, जैसे किसी लड़के की शादी है साहब। अब आज क्या है? आज के दिन बारात जा रहे हैं। क्या जा रही है? बारात जा रही है। बारात चली गई, बाराती भी चले गए, दूल्हा भी चला गए, सब चले गए बारात के अंदर। अब देखो बारात के अंदर महिलाओं को नहीं लेके जाते, जो महिलाएं होती है महिलाओं को नहीं लेके, अभी तो लेके जाने लगे, लेकिन पुराने समय के अंदर महिलाओं को बारात में नहीं ले जाया करते थे। अब क्या है, जो महिलाएं ना, चलो सब चले गए तो अब महिला कुछ ना कुछ तो करे ना। अब देखो महिलाएं गीत गाती है और एक खेल खेलती है साहब, है ना। अब देखो वो तो जो दूल्हा होता है वो तो अपने ससुराल के अंदर शादी करता है। अब उसी प्रकार से जो महिलाएं होती है ना, वो भी कुछ ऐसा खेल खेलती है। अब उसका नाम बताना है आपको कि कौन सा खेल है साहब, है ना। तो कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अरे बता दिया, टूटिया। कौन सा है? टूटिया है साहब, है ना। अब बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत व खेल को
टूटिया कहा जाता है, ना तो ओलंदी कहा जाता है, रंगभरी कहा जाता है, ना जेवड़ी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? टूटिया कहा जाता है। सीधा याद रखना है आपको, सीधा एग्जाम में पूछ लेगा साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया कहलाती है साहब। अब कोई व्यक्ति भगवान को प्यारा हो गया ना, स्वर्गलोक गमन कर गया साहब। अब उसको क्या है साहब, शमशान घाट ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? शमशान घाट ले जाते। अब देखो शमशान घाट ले जाते हैं ना, तो उसको गोदी तो उठाकर नहीं लेके जाते, कंधे पर बिठाकर नहीं लेके जाते। अब उसको क्या है साथियों, एक सैया के अंदर सुलाकर ले जाते। इस प्रकार की एक सैया होती है ना, क्या होती है? इस प्रकार की एक सैया होती है, इसके अंदर इसको सजाया जाता है और इसके अंदर सुलाकर उसको ले जाया जाता है शमशान घाट के अंदर, है ना। अब वो सैयाएं ना, वो क्या कहलाती है? क्या आदेटा कहलाती है, या ओक कहलाती है, या बेकुंठी कहलाती है, या सुला कहलाती है साहब? क्या कहलाती है? अरे बिल्कुल भाई साहब, है ना। जो मर्त व्यक्ति होता है, मर्त व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए जो लकड़ी की सैया होती है ना, उसको बेकुंठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, बेकुंठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकुंठी कहा जाता है। अब यहाँ पे आया एक शब्द आदेटा। क्या आया है भाई साहब? आदेटा। अब ये आदेटा के बारे में भी ध्यान रखना है। जब मर्त व्यक्ति को शमशान घाट ले जाया जाता है, कहाँ पे? शमशान घाट ले जाया जाता है, और आधा सफर तय करने के पश्चात जो बेकुंठी होती है, बेकुंठी को जमीन पर रखा जाता है। जमीन पर रखने के पश्चात उसकी दिशा परिवर्तित की जाती है, यानी जो आगे के व्यक्ति होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, पीछे के व्यक्ति आगे आ जाते हैं साहब। उसको क्या कहते हैं? उसको आदेटा कहते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, है ना, आदेटा, है ना, बिल्कुल। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, कमला व एवं इलायची नामक महिला चित्रकार किस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार है? जो कमला है वह इलायची, ये दो महिलाएं, ये चित्रकार किस चित्रकला के प्रमुख चित्रकार है साहब? क्या नाथद्वारा शैली की चित्रकार है, या अलवर शैली की चित्रकार है, या कोटा शैली की चित्रकार है, या जोधपुर शैली की चित्रकार है? अब ये कमला व इलायची है ना, ये नाथद्वारा चित्र शैली की क्या है? चित्रकार है। कौन सी शैली के? नाथद्वारा चित्र शैली की चित्रकार है साहब, ये ध्यान रखना है। अब ये नाथद्वारा है ना, इससे संबंधित बात करें अपन किसके बारे में? नाथद्वारा। अब ये नाथद्वारा कहाँ पे? नाथद्वारा है अपने राजस्थान का एक प्यारा सा, सुंदर सा, सुशील सा, विवेक सा जिला। कौन सा है? राजसमंद है। राजसमंद के अंदर नाथद्वारा है साहब, है ना। अब नाथद्वारा की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ। क्या प्रसिद्ध है? पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध पिछवाइयाँ है ना। अब ये पिछवाइयाँ क्या होती है? यानी कोई सा भी पर्दा होता है कपड़े के ऊपर, नाथ श्री नाथ जी का चित्र का चित्रण करना पिछवाइयाँ होती है साहब, है ना। यानी जो पिछवाइयाँ होती है एक कपड़े के ऊपर, किसके ऊपर? एक कपड़ा होता है उसके ऊपर श्री जो नाथ श्री नाथ जी है उनकी फोटो बना देती जाती है साहब। क्या? फोटो बना दी जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको पिछवाइयाँ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पिछवाइयाँ के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साहब। क्या है? बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, गौरबंद आभूषण है। एक आभूषण के बारे में पूछा है, गौरबंद आभूषण के बारे में। अब गौरबंद आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण क्या गौरबंद आभूषण है? या राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाला आभूषण गौरबंद आभूषण है? या ऊंट के गले का आभूषण गौरबंद आभूषण है? या महिलाओं के हाथ में पहने जाने वाला आभूषण गौरबंद आभूषण है? अब चलो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा साहब? गौरबंद आभूषण है। क्या? गौरबंद आभूषण है। अब ये गौरबंद आभूषण है ना, ये क्या है? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऊंट के गले का आभूषण है। क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है साहब। किनके गले का? जो ऊंट होता है, कैमल होता है, सबसे बड़ा जानवर ऊंट होता है ना, उसके गले का क्या है? उसके गले का आभूषण। सीधा पूछ लेगा आपसे कि ऊंट के गले का आभूषण कौन सा है, तो ऊंट के गले का आभूषण है गौरबंद, है ना। कौन सा? गौरबंद। मारो गौरबंद न कराड़ो ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सीधा यही पूछा जाता है यहाँ से, है ना। नवजात शिशु के माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? अब देखो, नवजात शिशु होता है, किसी के बच्चा पैदा होता है, क्या बच्चा होता है साहब, है ना। घर के अंदर नया मेहमान आता है। अब जो माँ है, माँ के लिए जो मातृपक्ष है ना, यानी जो नवजात शिशु, इसके मामा के द्वारा की ओर से बेटे के जन्म पर, किसके जन्म पर? बेटे के जन्म पर किस रंग का पोमचा देने की परंपरा है? क्या गुलाबी देते हैं, हरा देते हैं, लाल देते हैं, या पीला देते हैं? कौन सा पोमचा देते हैं साहब? बिल्कुल साहब, कौन सा देते हैं? पीला पोमचा देते हैं। अब ये तो किसके अवसर पर देते हैं? ये तो देते हैं बेटे के जन्म पर। किसके जन्म पर? बेटे के जन्म पर।
बेटे के जन्म पर कौन कौन सा पोमचा देते हैं? बेटे के जन्म पर तो पीला देते हैं। और एक गुलाबी है ना, कौन सा गुलाबी, ये बेटी के जन्म पर देते हैं। बेटी के जन्म पर, बेटे के जन्म पर कौन सा देते हैं? बेटी के जन्म पर तो देते हैं गुलाबी, और बेटे के जन्म पर देते हैं कौन सा? पीला। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा पीला हो जाएगा साहब। कौन सा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई आपके सामने, राजस्थान में दरियाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर क्या है साथियों? दरिया बनती है। क्या बनती है? बिछाने की दरिया आती है। क्या आती है? बिछाने की दरिया आती है। अब इसके निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? क्या टांकला सालावास प्रसिद्ध है, या मोलेलाबू नरावदा प्रसिद्ध है, आकोला जाडोल प्रसिद्ध है, या गजसेंग नौका प्रसिद्ध है? साहब जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होने जा रहा है। बहुत बढ़िया ना, बता दीजिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा। अभी तक किसी की कमेंट नहीं आई, अरे क्या बात है ना, जल्दी कमेंट करिए ना। इतने पीछे क्यों रहते हो कमेंट करने के अंदर? ऐसे तो आप क्या है, आपको बोले ना कहीं जीवना हो रहा है, गए पे भंडारा हो रहा है ना, वहां पर तो आप जल्दी जल्दी चले जाते हो। लेकिन यहाँ पर आंसर देने के अंदर आपको क्या है? जोर आ रहा है साहब। क्या आ रहा है? जोर आ रहा है। अब देखो बात करें, बहुत बढ़िया आना आने लग गए ना आंसर, है ना। कौन सा? टांकला सालावास। कौन सा होगा? टांकला सालावास की क्या है? दरिया प्रसिद्ध है। क्या है? दरिया प्रसिद्ध है। अब और भी याद रखना, एक प्रसिद्ध है नमदे। ये नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? नमदे प्रसिद्ध है भाई साहब अपने टोंके। कहाँ के? अपने टोंके, जो नवाबी नगरी अपना जिला है ना, कौन सा? टोंक। टोंके क्या प्रसिद्ध है? टोंके नमदे प्रसिद्ध है। अब एक है गलीचा। कौन सा? अरे गलीचा। गलीचा प्रसिद्ध कहाँ का है? गलीचा प्रसिद्ध है जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई साहब गलीचा? गलीचा प्रसिद्ध है जयपुर का। एक मीनाकारी के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? मीनाकारी भी प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है, जो अपनी राजधानी वहाँ की है ना। और नक्काशीदार फर्नीचर किसके बारे में पूछा है? नक्काशीदार फर्नीचर। और ये नक्काशीदार फर्नीचर कहाँ के प्रसिद्ध है? नक्काशीदार फर्नीचर, नक्काशी नक्काशीदार फर्नीचर। क्या साथियों? नक्काशीदार फर्नीचर। अबे नक्काशीदार फर्नीचर है ना, क्या नक्काशीदार फर्नीचर ये कहाँ का प्रसिद्ध है? यह है बाड़मेर का। अरे भाई साहब कहाँ का प्रसिद्ध है? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। उसके तत्पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। अब जैन धर्म के त्योहारों के बारे में पूछ लिया कि जैन धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ईस्टर है, पर्युषण पर्व है, बारह पात है, या लोहड़ी है साहब, है ना। अब जैन धर्म का प्रमुख त्योहार सीधा आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है साहब? तो जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है पर्युषण पर्व। कौन सा पर्व? पर्युषण पर्व जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। अगले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? किसके बारे में पूछा है? बावड़ी के बारे में पूछा है। चांद बावड़ी के बारे में। किसके बारे में? चांद बावड़ी के बारे में पूछा है। अबे चांद बावड़ी है ना, ये किस जिले के अंदर स्थित है? क्या डूंगरपुर के अंदर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है, दौसा के अंदर स्थित है, या जोधपुर के अंदर स्थित है? अब चांद बावड़ी के बारे में बात कर लेते, जब तक आप बताइएगा कि चांद बावड़ी कहाँ पे है। चांद बावड़ी के बारे में देखें तो निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा? चांद के द्वारा। निर्माण किसके द्वारा? चांद के द्वारा करवाया जाता है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। किस हेतु? मंदिरों हेतु, मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। कौन सी बावड़ी मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है? चांद बावड़ी मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी, राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी, सबसे गहरी बावड़ी। तो अपना राजस्थान, अपने राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। और ये कहाँ पर है? ये भाई साहब ये कहाँ पे? ये दौसा के अंदर। अरे भाई साहब कहाँ पे? दौसा के अंदर है। और दौसा में भी कहाँ पर है? आबा नेरी के अंदर। कहाँ पे? आबा नेरी के अंदर चांद बावड़ी निर्माण चांद के द्वारा करवाया जाता है। मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मेल नहीं खाता है साहब? अब यहाँ पर कुछ जोड़े दे रखे हैं, यानी इधर मंदिर दे रखा है, और यहाँ पे पूछा कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्या पूछा है? कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है ना। अब देखते हैं, देखो पूछा क्या है? मेल नहीं खाता है, यानी यहाँ पर गलत कथन है, उसके बारे में आपको बताना है। अब शस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है। क्या शस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है, या कपिल मुनि मंदिर कोलायत के अंदर है, या गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के अंदर है, या एकलिंग जी मंदिर राजसमंद के अंदर है? तो जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होगा साहब? बिल्कुल साहब कौन सा होगा? देखो शस्त्र बाहु मंदिर नागदा उदयपुर के अंदर है, ये भी सही है।
कपिल मुनि मंदिर कोलायत के अंदर, ये भी सही है। और गोविंद देव जी मंदिर, ये भी जयपुर के अंदर है। लेकिन यहाँ पे दे दिया एक लिंग जी मंदिर। अब ये एक लिंग जी मंदिर है ना, ये राजसमंद के अंदर नहीं है। तो राजसमंद में नहीं है तो कहाँ पर है साहब? ये भी तो हमको बताया ना कि एक लिंग जी का मंदिर राजसमंद में नहीं है, तो है कहाँ पे? ये है एक कैलाशपुरी के अंदर। कहाँ पे? कैलाशपुरी। बाबूलाल जी आपका गाँव नहीं कैलाशपुरी ना, आप देख लो कि सर हमारे गांव में तो कैलाशपुरी का मंदिर ही नहीं है साहब, है ना। हमारे जो गांव है उसके पास ये बाबूलाल जी हमारे कंप्यूटर पे बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं कि सर मेरा गांव है कैलाशपुरी। आपका गांव नहीं है कैलाशपुरी, है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। और वहां पे क्या बना हुआ है? एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक लिंग जी का मंदिर बना हुआ है। बाबूलाल जी कह रहे हैं कि साथ तो सर हमारे गांव का नाम आ गया। अरे बाबूलाल जी आपके गांव का नाम नहीं, कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। अपन तो टोंक जिले के निवासी है ना। तो चलो आगे बढ़े। टोंक जिले में भी पीपलू तहसील के निवासी है साहब हम तो, ना। चलो आगे बढ़े। देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए साहब? अब देखो देवल चारणी है, देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त होते हैं? क्या तेजा जी देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, या पाबू जी वीर गति को प्राप्त होते हैं, या हड़बू जी, या देव नारायण जी? भाई साहब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आ गया ना। अब मेरे को पता है कि आप तेजा जी बताओगे। कौन सा बताओगे? तेजा जी बताओगे। अरे तेजा जी नहीं थे भाई साहब। तेजा जी तो लाछा गुजरी की गाय चुड़ाने गए थे। किसकी गाय? लाछा गुजरी की गाय चुड़ाने गए थे। आमेर की मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायें पकड़ ली थी, है ना, चुरा कर ले गए थे, उनसे छुड़ाने गए थे तेजा जी तो। अब बताओ साहब कौन गए थे? देवल चारणी के बारे में पूछा है ना। किनके बारे में? देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त होते हैं साहब? क्या तेजा जी होते हैं, पाबू जी होते हैं, या हड़बू जी होते हैं, या देवनारायण जी होते हैं? तो कौन से देवता है साहब, कौन से लोक देवता है जो देवल चारणी की गाय छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं? तो कौन से थे? पाबू जी थे साहब। कौन थे? पाबू जी थे साहब। कौन थे जो पाबू जी है? पाबू जी देवल चारणी की गायें छुड़ाते हुए क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं साहब, है ना। अब जो पाबू जी है इनको किसका अवतार माना जाता है? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है कि पाबू जी महाराज है वो किसके अवतार है? पाबू जी लक्ष्मण के अवतार है। और पाबू जी है ना, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऊंट लाने का श्रेय जाता है किसको? पाबू जी का। ऊंट लाने का श्रेय। तो अब ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? ऊंट लाने का श्रेय जाता है किनको? बाबूजी को जाता है। किनको जाता है साहब? बाबूजी को जाता है। यदि ऊंटों के कोई भी बीमार होती है तो बाबूजी की फड़ को वाचन किया जाता है। किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? बाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ तेजा जी किसकी गाय छुड़ाने गए थे? तेजा जी तो लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने गए थे। किनकी? लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने गए थे। और वीर तेजा जी का जो धार्मिक मेला है वह करनाल नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? करनाल नागौर के अंदर। और वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? परबतसर नागौर के अंदर पड़ता है। और पहले कहाँ पे पड़ता था? पहले सुरसरा अजमेर के अंदर पड़ता था, लेकिन किशनगढ़ के शासक थे सुख सिंह के काल के अंदर वीर तेजा पशु मेले को स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से स्थानांतरित किया? सुरसरा अजमेर से परबतसर नागौर स्थानांतरित कर दिया। और जो वीर तेजा पशु मेला है वो राजस्व या आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है और नागौरी बैलों हेतु प्रसिद्ध है। कौन से बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है सर्वाधिक? जो नागौरी बैल है, नागौरी बैलों का क्रय विक्रय किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बहुत बढ़िया। किस जिले की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। किस जिले की गणगौर की सवारी, यानी कोई एक जिला है साहब, है ना, उसके बारे में बताना है कि किस जिले के गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने बड़ा रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है? क्या उदयपुर, बूंदी, जोधपुर या उदयपुर? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा। बिना समय हुए आगे बढ़ते साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। खेजड़ली मेला कब आयोजित होता है? अब खेजड़ली मेले के बारे में बात करें साहब अपन, खेजड़ली मेला कहाँ पे पड़ता है? खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? खेजड़ली मेला जोधपुर के अंदर पड़ता है। लेकिन ये खेजड़ली मेला है ये कब आयोजित होता है? एग्जाम में पूछा जाता है कि जो खेजड़ली मेला है, खेजड़ली मेला कहाँ आयोजित होता है? ये जोधपुर के अंदर आयोजित होता है। और लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कब आयोजित होता है? क्या भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी को? ए और बी दोनों भाद्रपद कृष्ण
9 मई को। जो खेजड़ली मेला है ना भाई साहब, ये कब आयोजित होता है? तेजा दशमी को। तेजा दशमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। अब देखो तेजा किसके बारे में बात करें? भाद्रपद शुक्ल दशमी के बारे में। किसके बारे में? भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब ये भाद्रपद शुक्ल दशमी है ना, इस दिन क्या होता है? इस दिन तेजा दशमी होती है। क्या होती है? तेजा दशमी होती है। क्या? वीर तेजा जी का मेला लगता है कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और क्या बातें याद रखनी है कि इसी दिन क्या होता है? खेजड़ली मेला लगता है। क्या लगता है? खेजड़ली मेला लगता है। और ये खेजड़ली मेला कहाँ पे लगता है? जोधपुर के अंदर लगता है साहब। कहाँ पे लगता है? जोधपुर के अंदर खेजड़ली मेला लगता है। ये दो बातें देखो, ऑप्शन के अंदर यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल दशमी भी दे दिया और ऑप्शन के अंदर क्या दे दिया? तेजा दशमी भी दे दिया। अब आप क्या देखते हो सर, खेजड़ली मेला तो डायरेक्ट बता दिया भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तो ऑप्शन एक के ऊपर आप गोला करके आ जाओगे। लेकिन और ऑप्शन भी देखना होता है आपको कि और ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। देखो तेजा दशमी भी दे दिया, यानी तेजा दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी, यानी तेजा दशमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही मनाया जाता है। तो थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना है कि वहां पर क्या राइट आंसर हो सकता है अपना। तो क्या ए और बी, यानी दोनों एक ही बात है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को केजरली मेला भी लगता है और तेजा दशमी भी आती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ए और बी दोनों हो जाएगा साहब। यानी अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऐसा दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा होता है साहब। अब देखो अपने राजस्थान के अंदर दुर्गों की अलग अलग श्रेणियां बताई गई है। अब वो अलग अलग श्रेणियों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर ली है जब अपने थ्योरी के ऊपर अध्ययन किया था। अब ऐसा दुर्ग है साथियों अपने राजस्थान के अंदर जो जल राशि से घिरा होता है। क्या गिरि दुर्ग है साथियों जो जल राशि से घिरा होता है? या ऑप्शन बी पारिक दुर्ग है, या ऑप्शन बी ओदुक दुर्ग है, या ऑप्शन डी पारिद दुर्ग है साहब, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? जल राशि से घिरा हुआ दुर्ग हो जाएगा ओदुक दुर्ग। कौन सा? जो ये ओदुक दुर्ग है ना, कौन सा? ओदुक दुर्ग ये क्या है? जल राशि से घिरा हुआ, यानी नदियों के संगम पर बना हुआ। ऐसे लिख लो, नदियों के संगम पर, नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा हो जाएगा? नदियों के संगम पर बना हुआ ओदुक दुर्ग हो जाता है साहब, है ना। यानी जल राशि से गिरा हुआ या नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग कौन सा हो जाता है? ओदुक दुर्ग हो जाता है। अब यहाँ पे दिया दिया भाई साहब गिरि दुर्ग। अब ये गिरि दुर्ग क्या होता है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि पर्वत या किसी पर्वत पर स्थित दुर्ग, किसी पर्वत पर स्थित, यानी किसी पर्वत या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा हो जाता है? किसी पर्वत या पहाड़ी पर स्थित दुर्ग होता है गिरि दुर्ग। कौन सा? गिरि दुर्ग होता है साहब, है ना। फिर यहाँ पे पारिक दुर्ग। कौन सा? पारिक दुर्ग। अब पारिक दुर्ग क्या होता है? जिसके चारों तरफ गहरी खाई हो, है ना। जिसके चारों तरफ, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। क्या हो? गहरी खाई हो। ये ध्यान रखना है किसके बारे में? पारिक श्रेणी के बारे में ना। फिर यहाँ पे आ गया पारिद श्रेणी, है ना। जिसके चारों तरफ क्या हो? परकोटा। क्या हो? परकोटा। यानी कोई सा भी दुर्ग है, उस दुर्ग के चारों तरफ परकोटा हो, या क्या दीवार भी बोल सकते हैं अपन, है ना, वो उसी की श्रेणी के अंदर आएगा, पारिद श्रेणी के। अब आपको ये दो कंफ्यूज कर रहे हैं, कौन से? एक तो पारिक कंफ्यूज कर रहा है और एक पारिद कंफ्यूज कर रहा है। अब आपको क्या है साथियों, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। क्या? कंफ्यूज कतई नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे लास्ट के अंदर पारिद के अंदर क्या आ रहा है? द आ रहा है। क्या आ रहा है? द आ रहा है। तो द से आपको क्या ध्यान रखना है? दीवार। क्या ध्यान रखोगे? द से दीवार ध्यान रखोगे। और यहाँ पे ख, क्या है? ख से क्या याद रखोगे? खाई। यानी जिसके चारों तरफ खाई हो वो तो किस श्रेणी के अंदर आएगा? पारिक श्रेणी के अंदर। और जिसके चारों तरफ दीवार या परकोटा हो वह किस श्रेणी के अंदर आएगा? वह आएगा किस श्रेणी के अंदर? पारिद श्रेणी के अंदर आएगा। किस श्रेणी के अंदर आएगा भाई साहब? पारिद श्रेणी के अंदर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ चलो हो गई समाप्त, है ना। तो सभी साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। तो यहाँ तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।